हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिता मैम। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लोनिंग वेक्टर। देखिए, इस यूनिट में आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो कि कहलाता है एक ऐसा टेक्निक जिसके थ्रू रिकॉम्बिनेंट सेल्स जो हैं वो बनते हैं, जिसमें होता क्या है, सिंपली जो भी सेल है उसका जो डीएनए है उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, और इनके थ्रू जो भी आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मिलता है। ठीक है, ये एकदम बेसिक सी बात है। आई होप सबको 12th में सबको ही पढ़ा है और सबको पता होगा इतना। तो इसमें अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होती है वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है, किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर्स जो हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हर वेक्टर की वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है और सारे ही वेक्टर्स जो है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन में, अलग अलग फील्ड में अलग अलग टाइप ऑफ वेक्टर्स की यूज की जाती है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखें कि क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि लगभग लगभग सारे वेक्टर्स में होने चाहिए, सबसे पहले उसको समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग वेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज ये है कि वेक्टर जो है स्मॉल होना चाहिए, बहुत ज्यादा लार्ज या इनलार्ज या जो है बिग साइज का, हाई मॉलिक्यूलर वेट का, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वेक्टर्स जो है हमेशा शॉर्ट और स्मॉल होने चाहिए। उसके बाद ये जो है कंपैटिबल होना चाहिए होस्ट सेल के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आखिर इस वेक्टर को होस्ट सेल के अंदर ही जाना है, उसी के अंदर जाके जो है इसका रेप्लिकेशन या जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो होगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि कंपैटिबिलिटी जो है वो वेक्टर की और होस्ट सेल की बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो ये होस्ट जो है वो कंपैटिबल होना चाहिए होस्ट सेल के साथ। ठीक है, ये चीज समझ में आई। उसके बाद ये है कि ये जो वेक्टर है वो अलग जो डिफरेंट जो अनदर वेक्टर्स हैं उनके साथ इनकम्पैटिबल होने चाहिए। इस वजह से इनके बीच में क्या होगा, एक डिफरेंसेस होगा ना, जिसके थ्रू जो है हम लोग आसानी से इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इनके बीच में डिफरेंसेस को पता लगा पाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो वेक्टर्स जो हैं उनका हाई कॉपी नंबर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अगर वेक्टर में हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल रहे हैं, होस्ट के अंदर डाल रहे हैं, तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाई कॉपी नंबर होना चाहिए ताकि ज्यादा अच्छे अमाउंट में हमें जो रिजल्ट है वो देखने को मिले। तो जिनके पास अमीनो ग्रुप प्रेजेंट उनमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज हाई इन कॉपी नंबर। ये फीचर होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो वेक्टर्स जो हैं ये क्या होते हैं, इट शुड एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ यूजिंग द होस्ट मशीनरी। होस्ट मशीनरी से आप क्या समझते हैं? होस्ट मशीनरी मतलब जिसके अंदर ये वेक्टर गया है उसका मशीनरी होगा। ठीक है, हर सिस्टम का अपना मशीनरी होता है ना, और उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। फॉर एग्जांपल रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, जीन प्रोडक्ट निकलेगा और जो भी सिंथेसिस है, जो भी फाइनल प्रोडक्ट है वो होगा। तो उस होस्ट मैकेनिज्म के अंदर सारे अच्छे तरीके से ये जो वेक्टर है वो काम करे, अपना प्रोडक्ट अच्छे से दे सके, इस चीज का भी जो है ध्यान रखना होता है। अगर मशीनरी में फिट ही नहीं होगा तो क्या वो रिजल्ट दे पाएगा, वो वेक्टर यूजफुल होगा? नहीं ना। ये तो एकदम बेसिक सा चीज है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो वेक्टर्स जो है वो आसानी से मूव हो सके विद इन द टू सिस्टम, दैट इज प्रोकैरियोटिक सिस्टम एंड यूकैरियोटिक सिस्टम। वेक्टर्स को इस तरीके से इतने ज्यादा वो जो है यूज टू रहने चाहिए प्रोकैरियोटिक सिस्टम और यूकैरियोटिक सिस्टम के साथ, ताकि अगर उनको होस्ट में डाला जा रहा है, वो अगर ये प्रोकैरियोटिक है तो भी वो अच्छे से अपना जो कॉपी नंबर है उसे प्रोड्यूस कर पाए, रिजल्ट दे पाए। और यूकैरियोटिक सिस्टम है, अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में उसे डाला जा रहा है तो भी उसके साथ कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और वो जो प्रोडक्ट है उसे आसानी से दे सके। तो ये जो है कुछ सिंपल और एकदम बेसिक से फीचर्स हैं जो कि वेक्टर्स के होने चाहिए।
इसे आप नोट कर लीजिए। उसके साथ ही साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हर वेक्टर में होना चाहिए, दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो ये जो सेलेक्टेबल मार्कर का कंसेप्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर जो है एक ऐसा जीन होता है जो कि कन्फर करता है रेजिस्टेंस को टू अ पर्टिकुलर एंटीबॉडीज या फिर स्पेसिफिक एजेंट के साथ, ताकि वो नॉर्मली जो है उसे किल कर सके उस ठोस को और प्रिवेंट कर सके इसके ग्रोथ को। ठीक है, तो जो सेलेक्टेबल मार्कर है वो एक ऐसा जीन होता है जो कि रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में अगर उसे डाला जा रहा है, ताकि वो जो है आसानी से उसे प्रिवेंट कर सके और जो है अपना जो ग्रोथ है वो अच्छे से करा सके और वो सेलेक्टिवली उस वेक्टर के लिए यूजफुल हो सके। अब अगर हम लोग क्लोनिंग वेक्टर की बात करें तो क्लोनिंग वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जिसके थ्रू ये कन्फर्म कर सके कि जो होस्ट सेल है उसके पास एबिलिटी है कि वो सरवाइव कर सके और प्लोरिफिकेट कर सके एक सेलेक्टिव ग्रोथ को, कि जो भी सेलेक्टिव मीडियम में वो ग्रो हो रहा है उसके अंदर वो बहुत ही आसानी से ग्रोथ को कर सके। और ये जो है अगर उस ग्रोथ मीडियम में कोई ऐसा एंटीबायोटिक्स है या जो भी चीजें हैं उनसे इसको कोई दिक्कत ना हो और वो जो है आसानी से ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है उसको भी समझ लेते हैं। एक ऐसा पर्टिकुलर जीन जो कि आइसोलेट हो रहा है और न्यूक्लियोटाइड जो है इसका डिटरमाइन हो रहा है, ये इसके थ्रू ही हो रहा है, और कंट्रोल सीक्वेंस डीएनए के जो कि आइडेंटिफाई हो रहे हैं और एनालाइज हो रहे हैं, इनके थ्रू जो है ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। प्रोटीन हो, एंजाइम हो, आरएनए फंक्शन हो, वो आसानी से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। अलॉन्ग विद दैट जो म्यूटेशन है वो भी आसानी से आइडेंटिफाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई जीन है जो कि डिफेक्ट है और वो रिलेटेड है किसी स्पेसिफिक डिजीज के थ्रू, तो उसे भी आसानी से उस म्यूटेशन के थ्रू, अगर म्यूटेशन के थ्रू वो डिजीज हो रही है तो उस जीन को आसानी से आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो है वो इंजीनियर्ड होते हैं स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, ताकि जो भी स्पेसिफिक पर्पस है या जो भी स्पेसिफिक फील्ड है उसमें जो प्रोडक्ट निकलना चाहिए उसके लिए ये हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारे जो है वेक्टर्स के, या आप कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? क्लोनिंग वेक्टर मतलब ये एक ऐसा सेंट्रल कंपोनेंट होता है जीन का जो कि उस क्लोनिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू ही वो जो जीन है वो आसानी से एक्सप्रेस होगी और उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल पाएगा। उसके साथ ही साथ में जो क्लोनिंग वेक्टर होता है इसके पास क्या होता है कि इसके अंदर जो स्मॉल पीस ऑफ डीएनए है, जिसके अंदर जो फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट है वो आसानी से इंसर्ट किया जाता है, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ही जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डाला जाता है ताकि वो आसानी से उसके अंदर इंसर्ट हो सके और उसके बाद जो इसके आगे के फंक्शंस हैं उसे वो परफॉर्म कर सके। उसके बाद अगर हम लोग देखें ये जो इंसर्शन हो रहा है इस फ्रैगमेंट का, इस डीएनए जो मॉलिक्यूल है उसका, इसके थ्रू ये जो है कैरिड आउट होता है और विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर ये जो फॉरेन डीएनए होता है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू इनमें जो है सबसे पहले डीएनए में कट होता है, फिर उसके बाद वहां पे जाएगा, उससे अटैच होगा, ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये जो है सेम ओवरहैंग प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद ये लाइगेट होता है और लाइगेशन के थ्रू ये फ्रैगमेंट जो है उस क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू अटैच होता है। तो इस प्रोसीजर के थ्रू ओवरऑल जो क्लोनिंग वेक्टर है उससे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है
या जो डीएनए का फ्रैगमेंट है वो अटैच होता है। तो देखिए आप मान लीजिए जैसे ये एक प्लाज्मिड है जो कि एक क्लोनिंग वेक्टर है, इसके पास क्या हो रहा है कि ये डीएनए है और डीएनए का मान लीजिए कुछ ऐसा फ्रैगमेंट है जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो इसे कट किए और इस फ्रैगमेंट को लेकर आना है इस प्लाज्मिड के पास। तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जाके आके क्या होगा कि जो भी कम्प्लीमेंट्री इसका जो साइट होगा, यहाँ पे जो स्टिकी एंड्स या फिर जो ब्लंट एंड्स इसके पास प्रेजेंट होंगे, इनके थ्रू ये जो है अटैच हो जाएगा और जब अटैच होगा तो लाइगेज एंजाइम आएगा, उसके थ्रू ही अटैचमेंट का काम होगा, जिसके पास अब देखिए जिसके थ्रू ये जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये फॉर्म हो जाएगा। ये वाला पोर्शन क्या है, ये वेक्टर का है ना, और ये क्या है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये जो है ये अटैच हो रहा है, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर में आपको ये चीज याद रखनी है कि किस तरीके से जो क्लोनिंग वेक्टर है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने अंदर इंसर्ट करता है, इनकॉर्पोरेट करता है, और इसकी जो अटैचमेंट है वो लाइगेज एंजाइम के थ्रू होता है और ओवरऑल जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बन जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग टाइप्स की बात करें कि ये जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं या फिर क्या क्या इसके जो है वेरियस काइंड्स हैं, तो वैसे तो बहुत सारे जो है क्लोनिंग वेक्टर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग फील्ड में अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या अलग अलग जो भी पर्पसेस हैं उसमें ये यूज किए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं उन्हें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में, फिर उसके बाद बैक्टीरियोफेज के बारे में, फिर कॉस्मिड के बारे में, फिर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसे बैक भी कहते हैं, और उसके बाद ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसे YAC या फिर YAC कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लोनिंग वेक्टर्स हैं जिसमें से प्लाज्मिड जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए, वैसे आपको पढ़ना सारा ही है क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, अगर आप साइज को देखें प्लाज्मिड की तो ये वैरी करती है 1 से लेके 200 kb तक, तो इसकी जो साइज है ये इस रेंज में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग मोस्ट जनरल प्लाज्मिड की बात करें तो ये क्लोन डीएनए इंसर्ट के लिए यूज किया जाता है जो कि लगभग 10 kb इन साइज के होते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वेक्टर में, क्लोनिंग वेक्टर में दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली ये कि क्लोनिंग वेक्टर का साइज कितना है, दूसरी चीज ये कि इंसर्टेड डीएनए जो कि उस जो भी वेक्टर है क्लोनिंग वेक्टर उसके अंदर आने वाला है उसका साइज कितना होना चाहिए। तो ये जो चीज जो है ना ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है हर क्लोनिंग वेक्टर में और ये आपको याद होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए 10 kb तक का साइज है फ्रैगमेंट डीएनए का, ठीक है, तो उसमें कौन सा क्लोनिंग वेक्टर यूज होगा, अगर वो वेक्टर यूज हो रहा है तो उसके कुछ फीचर्स बताइए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 kb तक का साइज है अगर फ्रैगमेंट डीएनए का तो वो किसके अंदर इनकॉर्पोरेट होगा, प्लाज्मिड के अंदर हो सकता है, और प्लाज्मिड के क्या क्या फीचर्स है वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग प्लाज्मिड की बात करें तो बहुत सारे प्लाज्मिड्स हैं और जितने भी प्लाज्मिड्स हैं उनके क्या होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक फीचर है कि ये जो प्लाज्मिड है इनका हाई कॉपी नंबर होता है। हाई कॉपी नंबर कहने का मतलब ये कि ये ऐसे क्लोनिंग वेक्टर्स हैं जब ये होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तो उनके अंदर ये खुद बहुत ज्यादा जो है रेप्लिकेट, डिवाइड वगैरह होते हैं जिनके थ्रू ये बहुत ज्यादा हाई नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और इनका ये जो है हाई कॉपी नंबर कहलाता है।
अब इसके साथ ही साथ में हाई कॉपी नंबर जो है इसका होता है, जिसकी वजह से ये जो है बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं किस चीज के लिए, ग्रेट इल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट या ऐसा कोई प्रोसेस जहां पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना है, तो उस समय पे प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका हाई कॉपी नंबर है। अब हाउएवर लो कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड में बी प्रिफरेबली यूज इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसे प्लाज्मिड भी हैं जिनका जो कॉपी नंबर है या जो रेट है जिनके थ्रू ये प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका कम होता है, तो वो भी यूज किए जाते हैं फॉर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोटीन है जो कि क्लोन्ड जीन से जो है वो फॉर्म हो रही है और वो जो है टॉक्सिक है उस सेल के लिए, तो उस समय पे जो कॉपी नंबर है वो कम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कहीं कहीं पे ऐसे भी टाइप्स हैं जो कि कम कॉपी नंबर्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका केस क्या है वो भी हम लोग पढ़े। लेकिन हाँ, ज्यादातर जो प्लाज्मिड है उसका जो कॉपी नंबर होता है वो हाई कॉपी नंबर होता है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो PBr 322 हो गया, PUC 18 हो गया, या F प्लाज्मिड हो गया जिसे फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं, कॉल प्लाज्मिड हो गया, ये सारे जो हैं प्लाज्मिड के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया? तो चलिए अब डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई रिकॉम्बिनेंट सेल है जिसमें जो है ये प्लाज्मिड प्रेजेंट, और प्लाज्मिड प्रेजेंट है मतलब क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इसके अंदर प्रेजेंट है। अब अगर हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए कि प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या मेन चीजें होती हैं, तो वैसे तो प्लाज्मिड के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि PBr 322 है या कौन सा टाइप है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, उस बेसिस पे और भी एडिशनल चीजें जो है उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि एक प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या चीजें या क्या क्या साइट्स प्रेजेंट होती हैं, तो प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लाज्मिड का टाइप है, उस हिसाब से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो प्रेजेंट होगा उस एंटीबायोटिक के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगा। फिर 3 प्राइम प्राइमरी साइट जो है वो प्रेजेंट होता है। रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। रेस्ट्रिक्शन साइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि किसी भी वेक्टर में वो साइट होता है जहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर के अटैच होता है। अगर आप देखें वेक्टर को, तो वेक्टर का कुछ इस तरीके का, एक सिंपली समझा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उसके पास ये कुछ ऐसा साइट प्रेजेंट होता है जो कि उस रिकॉम्बिनेंट, उस जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए प्रेजेंट होता है, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके साथ आकर के अटैच होता है। ठीक है, तो वैसे ही प्लाज्मिड में जो है रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होंगे जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, कट करेगा और उस इंटरेस्टेड जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके अंदर इम्बेड करेगा। उसके साथ ही साथ 5 प्राइम जो प्राइमरी एंड है या फिर जो प्राइमर एंड है वो प्रेजेंट होगा, प्राइमर साइट प्रेजेंट होगा। प्रोमोटर्स प्रेजेंट होंगे, सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होंगे। सेलेक्टेबल मार्कर्स तो हर जो वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर, उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें जो है ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि प्लाज्मिड में प्रेजेंट होंगी। अब ये फर्दर किस तरीके की जीन्स प्रेजेंट है या किस तरीके का सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है, ये तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि कौन सा जो टाइप है प्लाज्मिड का वो प्रेजेंट है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मिड का होता है। तो इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। तो प्लाज्मिक वेक्टर जो है
कैसे वेक्टर्स होते हैं? प्लाज्मिक वेक्टर्स जो हैं वो डबल स्टैंडर्ड वेक्टर्स होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सर्कुलर इन नेचर होते हैं और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं प्लाज्मिड वेक्टर्स के जो कि आपको याद होने चाहिए। प्लाज्मिड कैसा है? डबल स्टैंडर्ड वेक्टर होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन नेचर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें अटैच होते हैं, आते हैं, अटैच होते हैं और फिर जाकर के रेप्लिकेशन होता है। एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें कि आखिर क्या एडवांटेज है प्लाज्मिड का कि ये जो है यूज किया जाता है और बहुत ही अच्छा वेक्टर माना जाता है, वो ये है कि सबसे पहली चीज ये है कि प्लाज्मिड जो है वो स्मॉल साइज का होता है और बहुत ही इजी होता है हैंडल करने में। ठीक है, तो स्मॉल साइज एंड इजी टू हैंडल, ये इसका एडवांटेज है। उसके बाद दूसरी चीज ये कि ये जो है इजीली प्यूरिफिकेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, जब प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जब जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो प्रोडक्ट है जिससे इसको जो है आइसोलेट किया जाता है और प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है, तो ये जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है ये इजीली परफॉर्म होता है इनके केस में, इस वजह से भी ये यूज किए जाते हैं। उसके बाद ये जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज, इनकी जो स्ट्रैटेजीज होती है ना कि किस तरीके से ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, फिर रेप्लिकेट करते हैं, किस तरीके से कॉपी नंबर को बढ़ाते हैं, फिर किस तरीके से इनकी प्यूरिफिकेशन होती है, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सही होती हैं, एक्यूरेट होती हैं। ये यूजफुल होते हैं क्लोनिंग स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, दैट इज कि आखिर ये जो प्लाज्मिड वेक्टर है किस केस में यूज किया जाता है। तो ऐसे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो इनका स्मॉल साइज है या फिर साइज लेस देन 10 kb है, तो वहां पे वेक्टर जो है वो प्लाज्मिक वेक्टर यूज किया जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी हो गए। ठीक है, चलिए, तो लेस यूजफुल फॉर क्लोनिंग लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट। सबसे पहला जो इसका जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये लार्जर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, लार्जर जो साइज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं या फ्रैगमेंट्स हैं, उनके लिए ये यूजफुल नहीं होता है और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इसे आप नोट करिए। तो प्लाज्मिक वेक्टर जो है जो कि क्लोनिंग के लिए यूज होता है, इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है? इसके पास प्रेजेंट होता है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि इसको अलाउ करता है री इंडिपेंडेंट होस्ट जीनोम में रेप्लिकेट करने के लिए। और इसके पास अगर हम लोग बात करेंगे सेलेक्टिव मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि प्लाज्मिड में अगर किस तरीके से जो इसका जो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करना है, आइसोलेट करना है या आइडेंटिफिकेशन करना है, तो किस टेक्निक्स के थ्रू होता है? तो ये जो है ट्विन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के थ्रू होता है और ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद PBR 322। PBR 322 है क्या? प्लाज्मिड का ही टाइप है। ठीक है, प्लाज्मिड के अंदर ही आता है। और लेकिन PBR 322 जो है बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत बार इसके बारे में पूछा गया है, इस वजह से इसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो PBR 322 की अगर हम लोग बात करें तो PBR 322 के पास दो सेट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ईदर एम्फिफ्लिन या फिर टेट्रासाइक्लिन के लिए जो है वो यूज होते हैं और ये यूज होते हैं एज सेलेक्टिव मार्कर के तरह। ठीक है, तो इनके पास ऐसे जीन्स जो कि एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन्स हैं, तो ये कौन कौन से हैं? एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट है और ये जो है एज सेलेक्टर मार्कर की तरह यूज किए जाते हैं इनके अंदर। अब अगर हम लोग बात करें कि इनकी जो भी मार्कर जीन्स हैं, इनमें क्या होता है कि यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होता है और इंसर्शन इनके अंदर डीएनए का इन साइट्स पर होता है, जिसकी वजह से ये जो है इनएक्टिवेट कर देते हैं इन स्पेसिफिक मार्कर के साइट को। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसर्शन हो रहा है
न्यू डीएनए का इनके इसी किसी साइट के अंदर, तो ये क्या होगा, इनएक्टिवेट कर देगा उस पर्टिकुलर जो भी जीन प्रेजेंट है उस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पीबीआर 322 की बात करें, तो अगर इंसर्शन हो रहा है डीएनए का कहाँ पे, पीएसटीटी पे या फिर पीयूवीआई या फिर पीएटी पर, जो कि साइट्स प्रेजेंट होते हैं पीबीआर 322 पे, तो ये इनएक्टिवेट कर देता है एम्फिसिलिन के जो जीन है उन पे को। क्यों? क्योंकि ये तो साइट वहां उनकी थी, लेकिन अब यहाँ पे इस साइट पर न्यू डीएनए आ गया, मतलब ये तो हट गया, तो क्या होगा, एम्फिसिलिन जो जीन है वो डीएक्टिवेट हो गया ना, इस वजह से ये जो है डीएक्टिवेट यहाँ पे हो जा रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो पीबीआर 322 का बहुत ज्यादा हाई कॉपी नंबर प्रेजेंट होता है। ये लगभग 15 मॉलिक्यूल्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये अबाउट 15 मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट हैं ट्रांसफॉर्म सेल्स में, ये इंक्रीज कर देंगे लगभग 1000 से 3000 तक बाय प्लाज्मिड एम्प्लीफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर दैट इज क्रोमोफेनिकॉल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इनका बहुत ही ज्यादा हाई कॉपी नंबर होता है। ये जो वेक्टर होता है वो इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि 3 डिफरेंट नेचुरली ऑकरिंग प्लाज्मिड से आए हैं। द एम्फिसिलिन जीन जो है वो R1 प्लाज्मिड से आया है, और टेट जो है वो आया है R65 प्लाज्मिड से, और जो ORI जीन है वो PMB1 प्लाज्मिड से आया हुआ है। तो अगर आप देखें पीबीआर 322 को, तो इसके जो वेरियस सेगमेंट्स है ना वो खुद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड से डिराइव्ड है, और फिर ये जो है बना हुआ है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्लाज्मिड को सबसे पहले पढ़े, फिर उसके बाद पीबीआर 322 को पढ़े। अब पीबीआर 322 के बाद प्लाज्मिड में हम लोग एक और एग्जांपल को पढ़े थे, दैट वाज PUC18। PUC18 क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, PUC18 जो है वो प्लाज्मिड का एक टाइप है। ठीक है, और PUC18 जो है वो क्लोनिंग वेक्टर है, जो कि क्लोनिंग के लिए वेक्टर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होता है। अब इसमें ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग किस तरीके से होती है और किस तरीके से ये जो है इंपॉर्टेंट होता है, उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। तो कॉलोनीज जिनके पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रेजेंट है वो व्हाइट कलर के होंगे, और कॉलोनीज जिनके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स प्रेजेंट है वो ब्लू कलर के होंगे। तो रेजिस्टेंस जो है ये एम्फिसिलिन के पास रेजिस्टेंट होता है एम्फिसिलिन से, मतलब AMP जीन से, और इसके पास कंटेन रहता है पोर्शन ऑफ लैक ऑपरेंट जो कि कोड करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि जब एक्स गैल जो है, जो कि एक सबस्ट्रेट की तरह यूज किया जाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के ऊपर, ठीक है, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इसके ऊपर जो है एक्ट करेगा, और ये जो है टर्न कर देगा ब्लू कलर को इन द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जब इस मीडियम में ऐड होगा तब। और अगर इंसर्शन हो रहा है फॉरेन डीएनए का इनटू द पॉलीलिंकर, वो डिस्टर्ब कर देगा लैक ऑपेरॉन को, जिसके वजह से जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है वो क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, और कॉलोनीज जो हैं वो फेल हो जाएंगी ब्लू कलर में टर्न होने से, जिसके वजह से ये कॉलोनीज जो हैं वो व्हाइट कलर की होंगी। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो इसमें जो है PUC18 के थ्रू ये चीज भी बताई जा रही है कि अगर ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है उनके बीच में ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के थ्रू किस तरीके से डिफरेंस किया जाता है, और किस तरीके से ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सा सेल जो है वो रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा सेल जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है,
चलो नोट करिए इसको। तो ब्लू व्हाइट जो स्क्रीनिंग हुई है इसमें, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। कि सबसे पहली चीज तो ये कि प्लाज्मिड डीएनए और फॉरेन डीएनए जो है वो दोनों के दोनों ही कट हुए हैं, और वो दोनों के दोनों ही सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कट हुए हैं, जिसके थ्रू अब जो फॉरेन डीएनए है वो इंसर्ट हुआ है प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हो रहा क्या है कि जब ये जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जिसे हम लोग कह रहे हैं फॉरेन डीएनए, ये जब प्लाज्मिड के अंदर आया है ना, तो उस समय पे ये इनएक्टिवेट कर दिया है लैग-जेड जीन को। अब ये जो लैग-जेड जीन अब अगर डीएक्टिवेट हो गया है, तो ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है ये जब इंट्रोड्यूस होगा बैक्टीरिया के अंदर, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट होगा। अब जितने भी ट्रीटेड बैक्टीरिया हैं जो कि स्प्रेड हैं न्यूट्रिएंट अगर प्लेट पर, जिनके पास एम्फिसिलिन और ग्लैक्टोसाइडेज सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो जो है और इनका जो इंक्यूबेशन है वो स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जो व्हाइट कॉलोनीज है वो अपीयर करेंगी, तो इसका मतलब ये है कि इनके पास फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है। और ब्लू जो भी कॉलोनीज होंगी उनके पास क्या है कि ऐसे जो कॉलोनीज जिनके पास रिकॉम्बिनेंट जो भी ट्रांसफॉर्म सेल है वो ये नहीं है, और इनके पास फॉरेन डीएनए जो है वो नहीं प्रेजेंट है। तो इस बेसिस पे व्हाइट कॉलोनी और ब्लू कॉलोनी से ये पता चलेगा कि कौन सा सेल जो है या कौन सा कॉलोनी जो है वो रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है, सबसे पहले हम लोग प्लाज्मिड के बारे में पढ़े, फिर उसके बाद प्लाज्मिड के ही टाइप पीबीआर 322 के बारे में पढ़े, फिर पीयू जो है 13 उनके बारे में किस तरीके से उसमें जो कॉलोनीज प्रेजेंट रहती हैं, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग होती है वो किस तरीके से होती है, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़े। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट वेक्टर है उसे हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज MP13 या सॉरी M13 फेज। ये क्या है, अगर आप इसकी लेंथ को देखें तो ये जो है 6407 न्यूक्लियोटाइड का लेंथ इसका होता है, सर्कुलर नेचर का ये होता है, और इसके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तो M13 फेज के अगर हम लोग फीचर्स को देखें तो सबसे पहली चीज इसका जो लेंथ है वो लंबा होगा, 6407 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें प्रेजेंट है। ये भी सर्कुलर है, लेकिन प्लाज्मिड से किस तरीके से अलग है, तो प्लाज्मिड से जो है ये अगर आप इसके स्ट्रैंड को देखें तो इसमें जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि प्लाज्मिड जो था वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसमें प्रेजेंट था, लेकिन M13 फेज जो है उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ये क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज किया जाता है, और इसके क्या क्या फीचर्स हैं चलिए उसको पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज ये जो है लेस देन 10 kb इन साइज का है। दूसरी चीज ये कि ये जो है डबल स्टैंडर्ड जो रेप्लिकेटिव फॉर्म है जीनोम्स के प्लाज्मिड का, जैसे कि उसके तरह भी ये एक्ट कर सकता है। तीसरी चीज ये कि जो जीन क्लोन्ड हो रहे हैं और ये जो जीन क्लोन हुए हैं और ऑब्टेन होंगे, ये ऑब्टेन होंगे इन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्म में, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जीन सीक्वेंसिंग के प्रोसेस में और इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस के प्रोसेस में। तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो ये प्रोड्यूस करेगा ना, इसके थ्रू होगा क्या कि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो ये जो प्रोडक्ट होगा ये जब मिलेगा तो इसके थ्रू ये फर्दर जीन सीक्वेंसिंग हो गए या म्यूटाजेनेसिस की प्रोसेस हो गई, इन सारी चीजों में ये हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए, इट इज इजिली प्रिपेयर फ्रॉम द कल्चर ऑफ इन्फेक्टेड ई कोलाई सेल। और ये क्या होता है, ये इजिली प्रिपेयर्ड हो सकता है फ्रॉम द कल्चर ऑफ इन्फेक्टेड ई कोलाई सेल्स। सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर जीनोम होता है। कितना इसका साइज है, 6.4 kb का इसका साइज
है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बड़ा इसका अगर आप देखें तो लेंथ नहीं है, छोटे ही लेंथ का होता है ये। और जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सर्कुलर होगा और सिंगल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये कि ये इन्फेक्ट करता है ओनली F+ बैक्टीरिया को जिनके पास, और ये क्या करता है, किस तरीके से यूज करता है इन्हें, तो विद द हेल्प ऑफ पाइलस F कोडेड के थ्रू ये जो F+ बैक्टीरिया है उन्हीं को ये इन्फेक्ट करता है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है या बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब ये जो है क्लोन कर सकता है पीसेस ऑफ डीएनए को अप टू 6x द M13 जीनोम साइज, बट द लार्जर द डीएनए इट विल बी, अगर आप देखें इसको, अगर इस लाइन का अगर आप मतलब समझे तो अपने साइज के अकॉर्डिंग ये लगभग 6 गुना जो प्रोडक्ट है उसे ये दे सकता है। ठीक है, तो इसका अगर आप साइज देखें तो 6.4 kb के आसपास है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है ये लगभग अपने से 6 गुना प्रोडक्ट जो है वो उसे सिंथेसाइज करता है। लेकिन हाँ, एक चीज रहेगा कि जो प्रोडक्ट है वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। अब अगर हम लोग इसके डिसएडवांटेज को देखें कि आखिर जो M13 है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, तो जैसे हम लोग प्लाज्मिड में पढ़े थे ना कि वो जो है लार्जर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए नहीं यूजफुल है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। वैसे ही अगर आप इसका ड्रॉबैक देखें तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जो फॉरेन डीएनए है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। मतलब जैसे जैसे होस्ट सेल की ग्रोथ होती है उस तरीके से ये जो है, अगर फॉरेन डीएनए की अगर हम लोग बात करें, वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होने लगता है। तो स्टेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है ना वो इसके साथ होती है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि M13 फेज क्लोनिंग वेक्टर्स जो हैं इनका साइज कितना है, 6.4 kb का लेंथ है। इनके पास 10 क्लोजली पैक्ड जीन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द फेज। ये जो है सिंगल 507 न्यूक्लियोटाइड इंटरजेनिक सीक्वेंस जो है इनको जो है यूज करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं डीएनए को जो कि इसमें इंसर्ट हुआ है। इनके पास रीजन्स होते हैं जिनके पास ORI जीन्स प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि M13 फेज जो है उसके पास ऐसे रीजन्स प्रेजेंट है जिनके पास ORI जीन जो है वो प्रेजेंट होगा। अब कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जहां पे M13 का यूज होता है, तो जैसे हम लोग प्लाज्मिड में पढ़े थे कि वो जितने भी स्मॉल जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर फॉरेन डीएनए है जहां पे ये रिक्वायरमेंट होती है कि स्मॉल साइज ऑफ फॉरेन डीएनए को क्लोनिंग करानी है, वहां पे वो यूज होता है। वैसे ही M13 जो है सीक्वेंसिंग के प्रोसेस में, जैसे जीन सीक्वेंसिंग हो गया, डीएनए सीक्वेंसिंग हो गया, उस प्रोसेस में ये यूज होता है। दूसरी चीज ये कि ये जो है साइड डायरेक्टेड जो म्यूटाजेनेसिस होती है उस प्रोसेस में भी यूज होता है। उसके बाद कोई ऐसा टेक्निक जो कि रिक्वायर करता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को, तो उस प्रोसेस या उस टेक्निक में इन M13 फेज का यूज होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप 2 पॉइंट याद रखिएगा कि जो M13 है वो सीक्वेंसिंग के प्रोसेस में यूज होता है, और ऐसा कोई भी प्रोसेस जहां पे सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उनकी रिक्वायरमेंट अगर होगी एज अ प्रोडक्ट तो वहां पे जो है ये जो है यूज होते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जहां पे वो यूजफुल होते हैं, जहां पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का यूज होना होता है, वहां पे ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसे आप नोट करिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वेक्टर है वो है बैक्टीरियोफेज वेक्टर। तो बैक्टीरियोफेज वेक्टर के सबसे पहले एडवांटेज हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर डिसएडवांटेज पढ़ा जाएगा, और ये फाइनली पढ़ा जाएगा कि आखिर ये किस जगह पे किस फील्ड में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग एडवांटेज को देखें तो बैक्टीरियोफेज जो है वो यूजफुल होता है फॉर क्लोनिंग लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट जो कि 10 से लेकर 23 kb तक होंगे। तो सबसे पहली चीज ये कि अभी तक प्रॉब्लम आ रही थी ना कि अगर बड़ा कोई फॉरेन जीन है या फॉरेन डीएनए है
और या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो बड़े साइज का है तो आखिर उसको किस क्लोनिंग वेक्टर में डाला जाए जिसके थ्रू जो है उसकी कॉपी नंबर इंक्रीज की जा सके। तो उन डीएनए फ्रैगमेंट्स के लिए या ऐसे जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए या ऐसे फॉरेन डीएनए के लिए, ऐसे कोई भी फॉरेन डीएनए जिनका मॉलिक्यूलर वेट या उनका साइज बहुत ज्यादा है, उनके लिए बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स यूज किए जाते हैं। और इनका जो फ्रैगमेंट साइज है ना, जो फॉरेन डीएनए फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट कितने का होना चाहिए, 10 से लेके 23 केबी का होना चाहिए। ठीक है, चलिए इंसर्टेड जो साइज है सिलेक्शन का वो लार्ज इंसर्टेंट्स का इनमें यूज होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी चीज है। अच्छा, अब अगर इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है तो इसका आखिर डिसएडवांटेज क्या होगा? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है ना कि ये इतने ज्यादा बड़े और इतने ज्यादा बड़े जो फॉरेन डीएनए हैं उनको इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है और फिर उसकी क्लोनिंग होती है, तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस होता है ना ये बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है और इजीली हैंडल नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही होता है कि ये जो है वो लेस इजी होता है टू हैंडल। ठीक है, तो लेस इजी टू हैंडल इज द मेन बिग प्रॉब्लम या फिर डिसएडवांटेज ऑफ बैक्टीरियोफेज वेक्टर। चलिए अब यूजेस क्या है बैक्टीरियोफेजेस के, तो अगर हम लोग बैक्टीरियोफेजेस जो वेक्टर्स हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो लैम्डा फेज क्लोनिंग वेक्टर जो कि बैक्टीरियोफेज वेक्टर के अंदर ही आता है, इसी का एक एग्जांपल है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो लैम्डा फेज क्लोनिंग वेक्टर जो है वो यूज किया जाता है जीन क्लोनिंग के लिए, ऐसे जीन्स के लिए जो कि लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स को क्लोन करेंगे और ज्यादातर ये यूकैरियोटिक जो जीन्स है उनके लिए ये यूज होता है। और एक्सीलेंट सिलेक्शन कैपेबिलिटी इनकी होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ में ये जो क्लोन है ये लॉट्स ऑफ प्रिसाइज साइज डीएनए फ्रैगमेंट्स के लिए, जैसे कि लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन हो गया, डीएनए लाइब्रेरी वगैरह होती है ना, तो उनके फॉर्मेशन में इनका यूज होता है। ठीक है, चलिए तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक बार पूछ दिया था, तो इस वजह से जो है हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि M13 बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स या फिर उनके अगर हम लोग बात करें कि किस यूजेस के लिए ये यूज होते हैं, तो M13 जो है वो किस चीज के लिए यूज होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि इनका रिजल्ट जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में होता है। दूसरी चीज ये कि सीक्वेंसिंग के लिए ये यूज होता है। तीसरी चीज ये कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसमें ये यूज होता है। तो ये तीनों जो है इनके फीचर्स हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़े, प्लाज्मिड के बारे में पढ़े। प्लाज्मिड में वैसे बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग पीबीआर 322 PU18, उसके बाद हम लोग पढ़े किसके बारे में, उसके बाद हम लोग जो है M13 के बारे में पढ़े और बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़े। आई होप आपको ये सारी चीजें जो हैं अच्छे से समझ में आई होगी। अब उसके बाद हम लोग कॉस्मिड के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर कॉस्मिड क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं। तो अगर हम लोग कॉस्मिड्स को देखें तो ये जो है कॉस्मिड को अगर आप देखें ना तो ये इनके पास दोनों के फीचर्स होते हैं, प्लाज्मिड के भी और लैम्डा फेजेस के भी। तो कॉस्मिड के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो कि प्लाज्मिड की तरह हैं और कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो कि लैम्डा फेज की तरह हैं। तो इसके पास फीचर्स दोनों के ही प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मिड और लैम्डा फेज क्लोनिंग वेक्टर्स के। कॉस्मिड जो है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर का होता है। कॉस्मिड जो है वो
नेचुरली अकर नहीं होता है, मतलब नेचुरली अकरिंग कोई ये क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, इसे आर्टिफिशियली बनाया गया है, जिसमें दोनों के फीचर्स प्रेजेंट हैं, प्लाज्मिड के भी और लैम्डा फेस क्लोनिंग वेक्टर के भी। ठीक है, इसके पास ORI सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और ये ORI सीक्वेंस ई कोलाई के लिए होता है। उसके बाद इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन। उसके बाद इसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्लोनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके पास जो फेज लैम्डा है उसके कॉस्ट साइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि परमिट करता है पैकेजिंग को इनटू द लैम्डा फेज हेड्स के लिए और इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि ये आसानी से ई कोलाई सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो सके, जिसकी वजह से ये जो है पैकेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये पैकेजिंग जो है लगभग 37 से लेके 52 केबी फ्रैगमेंट्स जो है उनके लिए होता है। ये फ्रैगमेंट साइज जो है वो यूजफुल होता है और सबसे बड़ी चीज जो है ये यूजफुल होता है 37 से लेके 52 केबी साइज के लिए। ठीक है, तो कॉस्मिड को अगर हम लोग देखें तो कॉस्मिड जो है वो नेचुरली अकरिंग क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, इसे आर्टिफिशियली बनाया गया है। इसके पास प्लाज्मिड और लैम्डा फेज दोनों क्लोनिंग वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होते हैं। ये सर्कुलरली जो है सर्कुलर नेचर का होता है, ORI इसमें प्रेजेंट होता है, सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं और ये सारे जो है इसके फीचर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 37 से लेके 52 केबी तक का जो साइज है फ्रैगमेंट साइज, इसके लिए पैकेजिंग के लिए ये यूजफुल रहते हैं। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे YAC के बारे में, मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्लोनिंग वेक्टर है YAC होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग YAC को देखें तो YAC मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि इनेबल करते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को, ताकि वो क्रिएट हो सके और क्लोन हो सके ईस्ट के अंदर। ये जो है क्रोमोसोम्स ऑफ द ईस्ट के बेसिस पर या बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम ऑफ ईस्ट, इनकी ये प्रॉपर्टी है। फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो CEN1 सेंट्रोमियर सीक्वेंस सेग्रीगेशन प्रेजेंट होगा, टेल प्रेजेंट होगा, टेलोमेयर सीक्वेंसेस एक्सट्रीमिटी प्रोटेक्शन, ARS1 प्रेजेंट होगा जो कि क्या होता है ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस रेप्लिकेशन। उसके बाद इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होता है जो कि अमीनो एसिड डिपेंडेंट होता है और ऑन ईच आर्म ये प्रेजेंट होंगे। उसके बाद एम्फिसिलिन हो गया, ये जो सेलेक्टेबल मार्कर्स वगैरह है जीन्स, ये सब प्रेजेंट होंगे। ORI इसके पास प्रेजेंट होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि प्रोपगेशन को आसानी से कर सकता है ई कोलाई होस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स या फिर YAC के, तो इसे आप नोट कर लीजिए। YAC के पास रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होते हैं जहां पे ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आता है, आसानी से इंसर्ट होता है, फिर फर्दर DNA लाइगेशन के थ्रू ये अटैच हो जाता है। अगर हम लोग बात करें कि ये जो है किस तरीके से कितने केबी तक का जो साइज है ये इसमें प्रेजेंट होगा, तो लगभग 150 केबी जो है ये एक्वायर्ड रहता है। SUP4 जीन जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि एक सप्रेसर होता है tRNA जीन का, जो कि ओवरकम करता है इफेक्ट ऑफ ADEB ऑकरेंट म्यूटेशन को, जिसके थ्रू जो है ये रिस्टोर करता है वाइल्ड टाइप एक्टिविटी को, जिसके वजह से जो कलरलेस कॉलोनीज है वो इसमें देखने को मिलती हैं जब सेलेक्टेबल मार्कर्स की जो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट का जो आइडेंटिफिकेशन होता है उस समय पे। अब ये जो होस्ट सेल है ये आसानी से डिजाइनेट होता है किसके लिए, इसके पास रिसेसिव TRPT मतलब ट्रिप्टोफैन टी और URAZ एलील्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंप्लीमेंटेड होते हैं करस्पॉन्डिंग टू द TRP1 एंड URA3 इन द वेक्टर।
ये प्रोवाइड करता है सिलेक्शन सिस्टम को फॉर द आइडेंटिफाइंग सेल कंटेनिंग द YAC वेक्टर। ये कहाँ पे यूज किया जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये यूजफुल होते हैं क्लोनिंग साइट्स पर या क्लोनिंग सिस्टम्स में, जहां पे वेरी लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स, लगभग 500 केबी तक का जो डीएनए फ्रैगमेंट है, अगर उसकी क्लोनिंग करानी है तो वहां पे YAC का यूज होता है। मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का यूज वहां पे होता है जहां पे लगभग बहुत ज्यादा लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स का यूज होता है, 500 केबी तक का। ठीक है, चलिए, ये यूजफुल होता है लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स के क्लोनिंग के लिए। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद लास्ट सटल वेक्टर्स। सटल वेक्टर्स क्या होते हैं, इनके क्या एग्जांपल्स हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। कभी कभी वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में डायरेक्ट पूछ देता है कि सटल वेक्टर क्या है। तो अगर हम लोग सटल वेक्टर्स को देखें तो ये कैपेबल होते हैं रेप्लिकेशन के लिए इन 2 और मोर टाइप्स ऑफ होस्ट। तो सटल वेक्टर्स की सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है ना, वो ये होती है कि ये बहुत ज्यादा जो है कैपेबल होते हैं कि ये रेप्लिकेशन कर सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा टाइप ऑफ होस्ट में। इनके पास रेप्लिकेटिंग जो, अगर हम लोग इनके रेप्लिकेशन को देखें तो ये जो है रेप्लिकेट करते हैं ऑटोनोमसली या फिर इंटीग्रेटेड रहते हैं होस्ट जीनोम्स के साथ, जहां पे होस्ट जो है रेप्लिकेट करता है। तो मतलब इनका अगर आप रेप्लिकेशन को देखें ना, तो 2 तरीके से रेप्लिकेशन हो सकता है। या तो ये ऑटोनोमसली होते हैं कहीं कहीं, या फिर ये इंटीग्रेट हो जाते हैं होस्ट के जीनोम के साथ, जहां पे होस्ट का जो जीनोम है वो रेप्लिकेट होता है और उसके साथ साथ ये भी रेप्लिकेट हो जाते हैं। कॉमनली यूज होते हैं कहां पे? ये कॉमनली यूज होते हैं ट्रांसपोर्टिंग जीन्स में, जब एक ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म या प्लांट में जो ट्रांसफॉर्मिंग का जो प्रोसेस है, वहां पे ये ट्रांसपोर्टिंग जीन्स में जो है यूज किए जाते हैं। एग्जांपल, इंसर्ट 5 जो कि एक जीन है, वो प्लाज्मिड में डाला गया और फिर ट्रांसफॉर्म किया गया एग्रोबैक्टीरियम में इसके थ्रू, जहां पे जो एग्रोबैक्टीरियम है वो लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं और इन्फेक्ट करते हैं टोबैको प्लांट्स में। ठीक है, तो किस तरीके से 2 वेक्टर्स के थ्रू, 2 वेक्टर्स में ये यूज सॉरी 2 जो होस्ट है उसमें ये जाते हैं और दोनों ही होस्ट में अपने जो फंक्शंस हैं उन्हें ये परफॉर्म करते हैं और जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। यही इनका मेन टारगेट रहता है। तो सबसे पहली चीज आपको हमेशा यही याद रखनी है कि जो शटल वेक्टर है वो 2 या 2 से ज्यादा होस्ट के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। ये ऑटोनोमसली और इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी रेप्लिकेट करते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज का जो क्लोनिंग वेक्टर का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। क्लोनिंग वेक्टर क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या उनके टाइप हैं, ओवरऑल जो भी टॉपिक था अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो भी सिलेबस है उसके साथ उसके जितने भी टॉपिक्स हैं उसे आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोद्भव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नवोद्भव बैच के अंदर आपको विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीटली अच्छे से पूरा कंप्लीट किया जाएगा और इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जो भी डाउट क्लासेस है ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि प्ले स्टोर से DNS एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे बैच में आप एनरोल हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।